हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 186 अविनाश का अपने बाप से सामना। अक्षता की बात सुनकर डॉक्टर ने अक्षता से कहा, देखिए आप अक्षता, आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ और आपकी टेंशन भी, लेकिन अगर आप ऐसे टेंशन लेगी तो आपके होने वाले बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ेगा। आप बस रिलैक्स रहे और खुश रहे। सुबह शाम योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और ज्यादा अनहेल्थी खाने से बचिए। और जहाँ तक आपकी अस्थमा का सवाल है, आपकी मेडिसिन चल रही है ना? अक्षता, जी हाँ डॉक्टर, मेडिसिन चल रही है, लेकिन कभी कभी मुझे थोड़ी घबराहट होती है। कहीं मेरी बीमारी मेरी होने वाले बच्चों को भी ना हो। इस वजह से मैंने पूरी जिंदगी काफी कुछ झेला है। अब मेरी लाइफ अच्छी हुई है तो मैं अपने बच्चे की लाइफ भी अच्छी चाहती हूँ। डॉक्टर, जिंदगी और मौत यह सब तो ऊपर वाले के हाथ में है ना, और हमारा तो काम ही सिर्फ इतना है कि हम लोगों की हेल्प कर सके, उन्हें ठीक होने में थोड़ी मदद कर सके। बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। आप बस भगवान से प्रे कीजिए और पॉजिटिव सोचिए, सब ठीक ही होगा। डॉक्टर ने काफी देर तक अक्षता को समझाया और उसके बाद अक्षता उठकर वापस बाहर अविनाश और शिवांगी के पास चली गई। अविनाश ने अक्षता को देखते हुए कहा, अक्षता सब ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। अक्षता अविनाश को कुछ कब बता पाती, उससे पहले ही अंदर से एक नर्स आए और उसने अविनाश से कहा, मिस्टर अविनाश ओबरॉय, आपको डॉक्टर अंदर बुला रही है, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। अविनाश ने शिवांगी से कहा, मॉम आपका ख्याल रखिए, मैं 1 मिनट डॉक्टर से बात करके आया, उन्हें कुछ मेडिसिन वगैरह का ही बताना होगा ना अक्षता की, मैं अच्छे से पूछ कर आता हूँ। अविनाश अंदर डॉक्टर के पास चला गया और शिवांगी ने अक्षता से पूछा, अक्षता बेटा सब ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? स्कैनिंग वगैरह सब सही है? उद्धरण चिन्ह। अक्षता, मॉम डॉक्टर ने तो यही कहा कि सब ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है जरूर कुछ बात है जो उन्होंने अविनाश को अंदर बुलाया और मुझे नहीं बताया। मुझे वह बस यही कह रही थी कि पॉजिटिव सोचो, सब सही होगा। शिवांगी, बेटा तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, वह तुम्हें दवाइयां के बारे में बताएंगे और तुम भूल जाओगी या कुछ और तो फिर? उद्धरण चिन्ह डॉट। इसीलिए वो हस्बैंड को भी बताते हैं अच्छे से। अब अविनाश की जिम्मेदारी हो तुम, तो उसे भी सब अच्छे से समझ लेना चाहिए ना। अक्षता शिवांगी की बात सुनकर मुस्कुराए और शिवांगी उसे समझाकर वहां से बाहर की तरफ ले गई। दूसरी तरफ से अविनाश डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर उसे सब कुछ समझा रही थी। अविनाश ने डॉक्टर की हर बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, डॉक्टर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अक्षता बच्चे दोनों ठीक है, मेरा मतलब जैसे अक्षता का कुछ खाने का मन नहीं करता, वो बहुत थका थका फील करती है। डॉक्टर ने वो रिपोर्ट अविनाश के हाथ में देते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है मिस्टर ओबरॉय, ये सब प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, आप घबराएं नहीं। बस वह इस बात की टेंशन ले रही है कि उनके अस्थमा की प्रॉब्लम उनकी होने वाले बच्चे को ना हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। अविनाश, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? अब ये कोई हमारे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में, वह बस थोड़ा ज्यादा सोच लेती है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सच में बहुत समझदार हैं मिस्टर ओबरॉय। हाँ वैसे वह थोड़ा ज्यादा सोच रही है, लेकिन फिर भी इस टाइम पर उन्हें आपके सपोर्ट और साथ की जरूरत है। आप उन्हें अच्छे से संभालो और उन्हें टाइम दीजिए, उन्हें ये सोचना ही ना पड़े कि उन्हें अस्थमा है। डॉक्टर ने अच्छे से अविनाश को सब कुछ समझा दिया। उसने अविनाश को सब बता दिया कि अक्षता को जंक फूड वगैरह नहीं खाना और एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है। अविनाश डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुन रहा था। अविनाश बस अक्षता अपनी होने वाले बच्चे के लिए कोई भी तकलीफ नहीं देखना चाहता था, वह चाहता था कि दुनिया का सबसे बेस्ट पापा बने। काफी देर तक डॉक्टर के साथ डिस्कशन करने के बाद अविनाश अपनी फाइल लेकर डॉक्टर के रूम से बाहर निकला। जैसे ही वह हॉल से बाहर की तरफ जाने लगा, तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई। अविनाश ने पीछे पलटकर देखा तो एक आदमी खड़ा था जिसके सर पर बाल बिल्कुल भी नहीं थे। उस आदमी ने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी और उसकी उम्र कोई 45 से 50 साल के बीच लग रही थी। अविनाश ने इधर उधर देखा और फिर उसके हैरानी से कहा,
इस आदमी ने मेरा नाम लेकर कैसे पुकारा? मैं तो उसे कभी मिला भी नहीं, शायद कोई और होगा। अविनाश फिर से वापस मुड़ने लगा, लेकिन उसे आदमी ने दोबारा से कहा, अविनाश ओबरॉय, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, 1 मिनट मेरी बात सुनो। अविनाश वहीं रुक गया और वह आदमी अविनाश की तरफ बढ़ने लगा। अविनाश उसे देखे जा रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि वह उससे पहले कहाँ मिला या कैसे जानता है जो वह आदमी अविनाश को ऐसे बुला रहा है। वह आदमी अविनाश के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे हो तुम बेटा, और घर पर सब कैसे हैं? अविनाश ने कहा, मैं ठीक हूँ अंकल, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या मैं आपको जानता हूँ? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानते बेटा, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। अभी बहुत टाइम हो गया ना तुम्हें मुझे देखे हुए, इसीलिए तुम नहीं पहचान पा रहे होंगे। अविनाश को लगा कि वह जरूर युवराज का कोई दोस्त होगा जो उससे ऐसी बातें कर रहा है। इसीलिए अविनाश ने कहा, ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। अविनाश जाने लगा, उससे पहले उस आदमी ने फिर से अविनाश का हाथ पकड़ लिया और उसे गले से लगा लिया। अविनाश हैरान हो गया कि अनजान आदमी ऐसे अविनाश को गले से कैसे लगा सकता है। अविनाश पीछे हटा और उसने कहा, देखिए अंकल, मैं आपको पहचान नहीं रहा, इसलिए हो सकता है आपको कोई गलती भी लगी हो, क्योंकि मैंने डैड के साथ भी आपको कभी देखा नहीं। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे डैड के साथ देखूंगा भी कैसे बेटा, लगता है तुम्हें मेरा लेटर मिला ही नहीं, शायद मेरा लेटर जानबूझकर तुमसे छुपा दिया गया हो। अविनाश ने हैरानी से कहा, कौन से लेटर की बात कर रहे हैं आप, और आप है कौन? उद्धरण चिन्ह। वो आदमी कुछ कहता हूँ उससे पहले ही अविनाश को पीछे से शिवांगी की आवाज सुनाई दी। अविनाश ने पलट कर देखा, पीछे शिवांगी और अक्षता खड़े थे और शिवांगी के चेहरे का तो रंग उड़ गया था। शिवांगी बहुत स्पीड से अविनाश के पास आए और उसे अविनाश का हाथ पकड़ते हुए कहा, अविनाश तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो घर, मुझे कुछ काम याद आ गया, हमें जल्दी जाना है। अविनाश, 1 मिनट मॉम, देखिए जरा, अपने जानती है, मुझे लगता है ये शायद डैड की दोस्त है, यह मुझे जानते हैं। शिवांगी ने उस आदमी की तरफ देखा और घबराई हुई आंखों से उसे देखते हुए नजरअंदाज किया। उस आदमी ने अविनाश से कहा, तो यह आपकी मॉम है, शिवांगी ओबरॉय, युवराज ओबरॉय की बीवी। शिवांगी उस आदमी की बातें सुनकर और भी शौक हो गई कि वो आदमी शिवांगी और युवराज और उसके परिवार के बारे में सब कुछ जानता है। शिवांगी ने तो सोचा था कि शायद वह अविनाश को उस आदमी में से छुपा लेगी, लेकिन वह और भी ज्यादा घबरा गई थी। शिवांगी को ये बात का डर था कि कहीं वो अभी इसी वक्त अविनाश के सामने कुछ न बोल दे। शिवांगी ने फोटोज में उस आदमी को देखा था, ये कोई और नहीं, ये वही आदमी था जो अविनाश का बाप होने का दावा करके उसे लेटर भेज रहा था और उसे फोन करता था। शिवांगी ने अविनाश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है किसी अजनबी से बात नहीं करनी, बच्चे हो क्या तुम जो तुम्हें बार बार समझाना पड़ेगा, जल्दी चलो मेरे साथ, मुझे बहुत जरूरी काम है, हमें अभी घर जाना है। अविनाश, मॉम क्या हुआ है, बताइए तो सही। शिवांगी ने अविनाश की कोई बात नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर अपने सर पर रखते हुए कहा, अगर तुझे मेरे सर की कसम है, अगर तूने एक भी शब्द आगे कहा तो बिना कुछ बोले चुपचाप मेरे साथ घर चल, अभी के अभी, किसी से बात नहीं करनी और किसी की बात नहीं सुननी। अविनाश ने जैसे ही शिवांगी की बात सुनी कि उसने अपनी कसम अविनाश को दी है, तो उसने एक भी शब्द आगे नहीं कहा। शिवांगी उसका भगवान थी, उसकी माँ से ज्यादा, और अपने भगवान की कसम को वह कैसे तोड़ सकता था। शिवांगी ने अविनाश का हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से लेकर जाने लगी। अक्षता उनके पीछे जाने लगी, तभी उसे आदमी ने अक्षता को आवाज लगाते हुए कहा, बेटा 1 मिनट मेरी बात सुनना। अक्षता ने उसे आदमी की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस आदमी ने अक्षता के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तुम अविनाश की बीवी हो ना? अक्षता, जी अंकल, सॉरी, वो मॉम शायद ओवर रिएक्ट कर गई, वह जरूर कोई काम होगा ना, वह एक्चुअली ऐसे अविनाश के लिए ज्यादा डर जाती है कभी कभी। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, पर समझ सकता हूँ, तुम जाओ उनके साथ, वरना आपकी माँ आप पर भी गुस्सा करेगी। अक्षता ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप शिवांगी और अविनाश के पीछे चली गई। अविनाश ड्राइव करने लगा और अक्षता और शिवांगी उसके साथ बैठकर घर की तरफ निकल गई।
रास्ते में जब किसी ने कोई बात नहीं की तो अविनाश ने चुप्पी तोड़ते हुए शिवांगी से कहा, मॉम आप बोलेंगे मैं तब भी आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी आपको बताना होगा आखिर क्या बात हुई थी जो आप ऐसी ओवर रिएक्ट करने लगी और आराम बात कर लेती, सब लोग वहां आपको देख रहे थे। शिवांगी ने गुस्से से अविनाश की तरफ देखा और कहा, मुझे किसी के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस इतनी बात सुन लो कि कोई भी अजनबी तुमसे कोई भी बात कहे तुम्हें नहीं सुनी नहीं माननी, और वो आदमी अगर तुम्हें कहीं भी दिखाई दे तो 10 फीट दूर से निकल जाना, उससे कोई बात नहीं करनी। अविनाश, ठीक है मोम, आप जानती हैं मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन आप ऐसे गुस्सा मत करिए, जरूर आपसे ना किसी ने कुछ कहा होगा कि कोई ग्रह सही नहीं चल रहा मेरा, या ऐसा कुछ, इसीलिए आप मेरे बारे में इतनी परेशान हो रही है कुछ दिनों से, है ना? उद्धरण चिन्ह। अक्षता, हाँ अविनाश, अविनाश मैं भी वही सोच रही थी, मॉम का बिहेवियर आपको लेकर कुछ चेंज सा हो रहा है, जैसे बहुत ही पजेसिव टाइप हो रही है ना, जरूर किसी पंडित से पूछा होगा ना मॉम। शिवांगी, तुम लोगों को जो सोचना है सोचो, बस जितना मैं लिखा है उतना तुम दोनों याद रखो, तुम दोनों ही साथ में से दूर रहोगे और किसी भी अजनबी की कोई बात नहीं सुनोगे। एपिसोड 187, सिंघनिया हाउस में नई मेहमान। करीब आधे घंटे के बाद शिवांगी, अविनाश और अक्षता वापस अपने घर पहुंचे। शिवांगी बिना किसी से कोई बात किए अंदर अपनी रूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अविनाश और अक्षता को लगा कि उनकी बातों का शिवांगी का बुरा लगा, इसलिए वह दोनों शिवांगी के पीछे क्या दरवाजा खटखटाना लगे। अविनाश ने शिवांगी से कहा, मोम आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, आपको मैंने कहा, आपको बुरा लगा क्या? अच्छा सॉरी, आप दरवाजा खोलिए, अब से हम कुछ नहीं कहेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे, जिससे आप कहेंगी सिर्फ उससे ही बात करेंगे, मॉम प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। अंदर से शिवांगी की आवाज आई। अविनाश, अक्षता जाओ, अभी मुझे अकेला छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए मुझे किसी से बात नहीं करनी, अभी मेरा मूड नहीं है बात करने का, जाओ यहाँ से दोनों। अक्षता ने अविनाश से कहा, अब क्या करेंगे अविनाश, मॉम ने तो दरवाजा भी बंद कर लिया, उन्हें जरूर हमारी बातों का बुरा लगा होगा। अविनाश, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मोम को अपने बच्चों की बातों का कभी बुरा नहीं लगता। जरूर कुछ बात है जो मुझसे छुपा रही है, उस आदमी को देखकर भी कैसे डर गई थी, और इतना बच्चा मैं नहीं हूं तो मैं समझ नहीं पा रहा मॉम की हालत। अक्षता, तो आप क्या करना है, अब तो मॉम दरवाजा भी नहीं खोल रही, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा ना। उद्धरण चिन्ह। अविनाश, बिल्कुल भी कोई इंतजार नहीं करेंगे, तुम एक काम करो, जाके चेंज करो, मैं भी आया। अक्षता, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट। आपने तो कहा कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और आप बाहर की तरफ कहाँ जा रहे हैं, बालकनी में क्या करेंगे आप? उद्धरण चिन्ह। अविनाश, अरे तुम घबराओ नहीं, तुम जाकर चेंज तो करो, मैं बस कहीं नहीं, बस पानी ही पीना था, उसके बाद मॉम को दरवाजा खोलने के लिए बोलूंगा। अक्षता, बालकनी में कौन सा पानी मिलेगा, आप कुछ ना उल्टी सीधी हरकत मत करिएगा, चलिए किचन में जाकर पानी पिए। अक्षता रूम में चली गई और अविनाश अक्षरा के सामने तो किचन में गया, लेकिन उसके अंदर जाते ही वो वापस किचन से निकला और बालकनी की तरफ गया। अविनाश ने देखा कि नीचे कई लोग आ जा रहे थे, लेकिन उनका फ्लैट बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था, इसलिए कोई उसे आसानी से देख नहीं पाएगा। अविनाश ने बालकनी की ग्रिल से छलांग लगाए और कमरे की खिड़की के साथ साथ चलकर शिवांगी के कमरे की खिड़की तक आया। अविनाश ने खिड़की से देखा कि शिवांगी अपने बेड पर बैठकर सिर पकड़कर कुछ सोच रही थी। शिवांगी को परेशान देखकर अविनाश ने वहीं खड़े होकर शिवांगी से कहा, मॉम मैंने कहा था ना आप परेशान हैं, मुझे पहले ही पता था, आप ऐसे तो बताएंगे नहीं मुझे। शिवांगी ने जैसे अविनाश की बात सुनी वो एक पल के लिए शॉक हो गई। शिवांगी ने सामने खिड़की पर देखा कि अविनाश वहां खड़ा था, वहां खड़े होने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी। अविनाश पता नहीं कितनी मुश्किल से वहां खड़ा होगा, और सबसे बड़ी बात की बात ये थी कि शिवांगी का फ्लैट बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। शिवांगी की तो जैसे दिल की धड़कन ही रुक गई थी, उसने जल्दी से खिड़की का दरवाजा खोला और अविनाश का हाथ पकड़ लिया। शिवांगी ने गुस्से से अविनाश से कहा, तुम पागल हो गए हो अविनाश, क्या कर रहे हो?
तुम बच्चों वाली हरकतें कब बंद करोगे? अगर चोट लग जाती, गिर जाते तो ये सोचा है मेरा क्या होता? हर वक्त तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। माँ का क्या है? माँ तो कुछ भी बोलती रहेगी ना, उसकी बात तो कोई सुनेगा नहीं। अविनाश, आपकी बात सुननी है इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। शिवांगी, अभी कोई बात नहीं, पहले आराम से अंदर आओ और आगे जैसी हरकत करी ना तो यहीं से धक्का दे दूंगी तुझे। शिवांगी ने अविनाश का हाथ पकड़ा और अविनाश खिड़की से कूदकर कमरे के अंदर आ गया। शिवांगी ने वहां अविनाश के पास आकर उसका कान पकड़ लिया। अविनाश ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मॉम दर्द कर रहा है, आप इतनी जोर से कान क्यों मरोड़ रही है? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी, क्योंकि तू इसी लायक है। पागल हो गया? ऐसे खिड़की से कौन आता है? मैं दरवाजा खोल देती ना, देखा क्या? आगे से ऐसी हरकत की ना तो मैं बहुत मारूंगी तुझे, यहीं से उल्टा लटका दूंगी तुझे और वापस से दोबारा कभी ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। अविनाश ने शिवांगी के गले में अपने पीछे से अपनी बाहें डालते हुए कहा, सॉरी माताश्री, अब तो माफ कर दीजिए, लेकिन अब अंदर आने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। उद्धरण चिन्ह डॉट। अच्छा बताए क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही थी और मुझसे झूठ बोलने की तो सोचना भी नहीं। शिवांगी कुछ सोचने लगी, क्योंकि वो अविनाश को कभी भी सच नहीं बता सकती थी। वह अविनाश को खुद से दूर होते हुए नहीं देख सकती थी। अविनाश उसकी जान बन गया था। शिवांगी को कुछ ऐसा सोचना था कि अविनाश को उसे पर शक ना हो कि उसने ऐसा क्यों किया। शिवांगी ने कुछ सोचते हुए कहा, अविनाश, मैं परेशान नहीं हूँ अविनाश, बस वह थोड़ा सिर दर्द कर रहा था, ऊपर से वह आदमी वैसे तुम्हारे गले लग गया, मुझे लगा कहीं बीमार ना हो, इसलिए मैं तुम्हें वहां से लेकर आ गई। अविनाश ने शिवांगी की बात सुनकर उसे गले से लगा लिया और कहा, मॉम भाभी ना, सच में सब में ऐसी होती है क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट। वह बस उसने मुझे हर नाम लेकर पुकारा तो मुझे लगा जानता होगा। आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर घबरा जाती है। कुछ नहीं हुआ, अब जल्दी से बाहर आइए, हम साथ मिलकर खाना खाते हैं ना। शिवांगी ने अविनाश की गाल को प्यार से सहलाया और कहा, अच्छा ठीक है, तू जा, मैं चेंज करके आता हूँ, और आगे जाकर ऐसी हरकत की ना तो तेरे डैड को बता दूंगी, फिर वह तुझे खुद ही सुधार लेंगे, और अक्षता को तो मैं अभी बताऊंगी ना, खुद का बच्चा आने वाला है, लेकिन अपनी हरकतें बच्चों जैसी है। खुद की हरकतें ऐसे रखोगी तो जब वो आएगा या आएगी तो वह कैसी होगी? दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में युवांशी और करण की मॉम राखी उनके कमरे में बैठे कुछ सामान चेक कर रहे थे। राखी ने युवांशी को अपने गहने दिखा रही थी और युवांशी उनके साथ उन्हें सेट करके वापस रख रही थी। राखी जी ने युवांशी से कहा, ये डायमंड का हार मैंने सोचा था अपनी बहू को शादी के टाइम पर गिफ्ट दूंगी, लेकिन तब इतना सब हो गया कि कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। हाँ, लेकिन दूंगी मैं तब जब तुम मुझे खुशखबरी दोगी। युवांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी आपको भी बहुत जल्दी है क्या खुशखबरी की? मतलब अभी हमने तो यही सोच है ना कि बहुत टाइम है, अभी तो इतनी जल्दी? राखी, अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रही हूँ, अपनी उम्र तो देखो, अभी इतनी जल्दी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी बिल्कुल भी नहीं। अभी तुम दोनों के घूमने फिरने के दिन है, एंजॉय करो, ये सब के बारे में तो बाद में भी देखा जाएगा। युवांशी, आंटी में बहुत स्वीट है, पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया था, जो मैंने आपसे तब तक कितने बदतमीजी से बात की, और आप ये गहने रख लो अपने पास, जब मुझे जरूरत होगी मैं खुद से ले लूंगी, उसके लिए मुझे किसी खुशखबरी की जरूरत नहीं है। राखी ने प्यार से युवांशी की गाल खींची और कहा, मैं चाहती हूँ बेटा, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, ये सब अब तुम्हारा ही तो है। करण मेरी इकलौती औलाद है और तुम उसकी बीवी, और अपनी बहू के लिए तो ये सब बनाया है मैंने। अभी युवांशी और राखी बातें ही कर रहे थे कि तभी बाहर से करण की चाची सुमित्रा की आवाज आई। करण की चाची ने युवांशी को आवाज लगाते हुए कहा, युवांशी बेटा बाहर आओ, देखो तो जरा कौन आया है। युवांशी और राखी ने एक दूसरे से कहा, अब कौन आया है? सुमित्रा आवाज लग रही है। युवांशी ने बेड से उठते कहा, आंटी आप बैठिए, ये सब संभाल लो, मैं देखती हूँ कौन है। युवांशी वहां उठकर रूम से बाहर निकल गई और सुमित्रा के पास जाकर कहा, चाची कौन है? आपने मुझे आवाज लगाई।
सुमित्रा ने सामने इशारा किया और जैसे ही युवराज जी ने सामने देखा, सामने एक लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र कोई 22 से 23 साल के बीच होगी। उसे लड़की ने हाफ क्रॉप टॉप पहना हुआ था, उसके साथ जीन्स पहनी हुई थी, लेकिन वो जीन्स सिर्फ नाम की थी क्योंकि वह घुटनों से भी ऊपर थी। उस लड़की के ऐसे कपड़े देखकर लग रहा था कि वो जरूर किसी बड़े घर की ही लड़की हो। उस लड़की ने हाथ में सूटकेस पड़ा हुआ था और उसके हाथ में मोबाइल फोन था, उसका ध्यान अपने मोबाइल पर था। सुमित्रा ने उस लड़की के पास आकर उसे गले से लगा लिया और कहा, जेसिका कैसी हो तुम? उद्धरण चिन्ह। उसे लड़की ने सुमित्रा को देखकर स्माइल की और अपने कानों से ईयरफोन निकाल कर अपनी जेब में रखे और कहा, बुआ मैंने आपको कितनी बार कहा है, इट्स नॉट जेसिका, इट्स जस्ट मेरा नाम है। सुमित्रा, अरे हाँ पता है तेरा नाम जेसिका। घर पर सब कैसे है? पहले ये सब छोड़, तू अंदर चल मेरे साथ। कब तक यहाँ पर खड़ी रहेगी? और ये करण की बीवी है युवंशी। उस जेसिका का नाम की लड़की ने युवंशी की तरफ आते हुए उसे सर से लेकर पैरों तक देखा और कहा, तो तुम हो युवांशी जिसे करण ने सिलेक्ट किया है अपने लिए? मुझे लगा था कि उसकी चॉइस कोई गांव वाली बहन जी टाइप होगी, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी मॉडर्न लग रही हो। युवंशी ने अक्षता की तरफ देखकर उसके पास आकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, जी हाँ मैं ही हूँ युवंशी, करण की बीवी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं चाची, यह कौन? सुमित्रा, अरे युवंशी सॉरी, मैंने तुझे बताया ही नहीं, ये जेसिका है, मेरे भाई राज की बेटी। यह अमेरिका से कुछ दिन पहले वापस आई है, अभी से मुंबई घूमना था ना, तो मैंने इसे कहा कि अपना सामान लेकर यहाँ आ जाए। अब कहाँ होटल में धक्के खाते रहेंगी जब अपना घर इतना बड़ा है तो। युवांशी, जी हाँ चाची आपने बहुत अच्छा किया, आइए मैं आपको अपना कमरा दिखा देती हूँ। जेसिका ने अपना सूटकेस वहीं रख दिया और कहा, हाँ ठीक है, ये सूटकेस किसी नौकर के हाथों मेरे पीछे ले आओ, मैं थक गई इस उठाते उठाते। और बुआ आप जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने का बनवा दीजिए, और हाँ सिर्फ डाइटिंग वाला खाना ही बनवाएगा। सुमित्रा, अरे तुम, मुझे सब पता है तो कैसा खाना खाती है, तू अपने रूम में जाओ, फ्रेश वगैरह हो और कपड़े चेंज कर ले, और मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनवाती हूँ। जेसिका युवांशी के साथ ऊपर की तरफ रूम में चली गई। राखी अपने रूम से बाहर निकली और उसने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा कौन आया था बाहर, तुम आवाज लगा रही थी? सुमित्रा, अरे हाँ दीदी, वो मेरी भतीजी अमेरिका से मुंबई घूमना है तो मैं यही बुला लिया। वो युवांशी उसका कमरा दिखाने गई है ना, वो थोड़ी देर में नीचे आती होगी दी, अभी वो कुछ दिन यही रहेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? राखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना घर है, अच्छा है ना, बच्ची घूम भी लेगी। सुमित्रा, हाँ दीदी मैंने भी यही सोचकर उसे बुला लिया, अच्छा मैं उसके लिए कुछ खाने को बनवा लूँ, आप बैठिए। सुमित्रा के जाते ही राखी ने खुद से कहा, अब मैं सुमित्रा से क्या कहूँ, लेकिन जेसिका को तो करण शुरू से पसंद नहीं करता, वो कुछ दिन रहेगी तो पता नहीं करण क्या नहीं आफत लेकर आएगा। एपिसोड 188 स्मिता आए युवराज के घर। कुछ दिनों बाद युवराज का घर। अक्षता आज घर में अकेली थी। अविनाश और युवराज ऑफिस के लिए चले गए थे और शिवांगी युवांशी और करण के साथ कुछ शॉपिंग के लिए गई हुई थी। युवांशी ने करण के बर्थडे के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए उसने शिवांगी को बुलाया था। अक्षता अपने रूम से निकली और अपने लिए चाय बनाने लगी। अक्षता ने खुद से कहा, मेरा मन नहीं लग रहा घर पर, कुछ खाने का दिल कर रहा है, क्या करूं? कुछ ऑर्डर करूं क्या? अक्षता ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी आपका भी मन कर रहा है ना कुछ खाने का, हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। अभी अक्षता किचन से निकली और अपने रूम में अपना फोन लेने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। अक्षता ने अपने घर की दीवार पर लगी वॉच को देखते हुए कहा, इस टाइम कौन आ गया? अभी तो मोम इतनी जल्दी आएंगे नहीं, और अविनाश और पापा आने का टाइम तो नहीं हुआ। अक्षता दरवाजे की तरफ गई और उसने दरवाजा खोलकर सामने देखा तो वो एकदम से हैरान रह गई। सामने दरवाजे की तरफ देखकर अक्षता है क्या कोई भी हैरान हो जाता। सामने कोई और नहीं बल्कि काले रंग के कपड़े पहने स्मिता खड़ी हुई थी, उसके हाथ में एक लिफाफा था। अक्षता ने उसे देखते ही कहा, आंटी आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, लेकिन आपको घर का पता कैसे चला? स्मिता ने वो लिफाफा अक्षता की तरफ बढ़ाते हुए कहा,
पहले तो ये लो, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आई हूँ और शायद तुम भूल रही हो कि कॉल पर तुम्हें ने मुझे अपने घर के बारे में बताया था और युवराज ओबरॉय को तो पूरा शहर जानता है। अक्षिता ने वो लिफाफा स्मिता के हाथ से ले लिया और स्मिता ने अक्षिता से कहा, अब घर के अंदर नहीं बुलाओगी क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट। यही दरवाजे पर से विदा करने का इरादा है। उद्धरण चिन्ह डॉट। मैं इतनी दूर से कर तुम्हें मिलने आई हूँ। अक्षिता, आई एम सो सॉरी आंटी, वो मुझे आपको देखकर अचानक से यकीन नहीं हो रहा ना, इसलिए मैं भूल गई। आप अंदर आइए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने को मंगवाती हूँ। स्मिता अंदर आए और घर में इधर उधर देखते हुए कहा, बहुत बड़ा घर है तुम्हारा, लेकिन लग रहा घर में कोई नहीं है। कहीं गए हैं क्या सब घर वाले? उद्धरण चिन्ह। अक्षिता, आंटी वो नौकर सभी घर पर ही है, लेकिन डैड और अविनाश अभी ऑफिस गए हैं और मॉम कहीं जरूरी काम से गई है, वो वापस आती ही होगी। मैं उनको आपके बारे में बताया तो वो मुझे कह रही थी कि आपको डिनर पर बुला लूं, लेकिन उसके बाद आपका फोन ही नहीं आया। अक्षिता, बेटा मैं हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती हूँ ना, तो इसी वजह से टाइम नहीं मिलता, लेकिन आज फ्री थी तो मैंने सोचा तुमसे मिलती चलूं। अक्षिता, आपने बहुत अच्छा सोचा आंटी, आप 1 मिनट बैठो, मैं आपके लिए कुछ पीने को लेकर आती हूँ। स्मिता वहीं बैठी रही और अक्षिता किचन में गई। अक्षिता तो चाय पहले से बना रही थी तो वो 1 मिनट में स्मिता के लिए चाय लेकर आ गई। उसने चाय के साथ कुछ खाने को पकवान भी लाई थी। स्मिता ने वो सब देखते हुए कहा, अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी, यह फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम भी तो मेरी बच्ची हो। अक्षिता, सच कहूँ तो आंटी आपको देखकर ना सच में मुझे हर बार लगता है कि मैं अपनी मॉम को देख रही हूँ। आपसे ना बहुत गहरा सा कनेक्शन लगता है मुझे, शायद इसलिए कि आपने मेरी और मेरी बच्चे की जान बचाई, या पता नहीं क्यों। स्मिता, मैं तो नर्स हूँ बेटा, लोगों की जान बचाना मेरा काम है, और वैसे भी तुम्हें मुसीबत में देखकर मैं क्यों नहीं आती। आगे अगर आज मेरी बच्ची होती तो वह भी तुम्हारी जितनी ही होती ना। अक्षिता, अरे आंटी इतना टाइम हो गया हमें बात करते हुए, लेकिन मैंने तो आपसे कभी पूछा ही नहीं आपकी फैमिली में कौन कौन है और आप यहाँ मुंबई में कहाँ रहती है। स्मिता, वो सब ना मैं तुम्हें फुर्सत में बताऊंगी, अभी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर कर आई हूँ। अक्षिता ने उस लिफाफे में मोमोज थे। अक्षिता का तो पहले से ये सब खाने का बहुत मन कर रहा था। अक्षिता ने मुस्कुराते हुए स्मिता के पास जाकर उसके गले से लगा लिया और कहा, थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतनी तकलीफ की, आप ऐसे ही मेरे लिए बहुत था, इसकी जरूरत नहीं थी। स्मिता, अरे ऐसी कैसे जरूरत नहीं थी, मैं नर्स हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ इस टाइम पर ये सब चीजों का मन करता है ना, और तुम भी जो मन करता है वह खाओ ताकि तुम्हारा बच्चा खुशमिजाज और हेल्दी पैदा हो। अक्षिता, आंटी आप कितनी अच्छी है, आप भी तो एक डॉक्टर ही है, लेकिन फिर भी सब कुछ कितने अच्छे से समझा रही हैं, और उसे डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया ये सब खाने से। स्मिता, अरे उन लोगों को पैसे भी तो बनाने होते हैं ना, तुम ध्यान मत दो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो मुझे फोन कर दिया करो, मैं हासिल हो जाऊंगी। अक्षिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जरूर आता, लेकिन पहले आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी, आपके लिए कुछ और लेकर आऊं मैं। स्मिता, अरे नहीं नहीं, मैं कौन सी कोई पिशाच हूँ जो इतना सब कुछ खा लूंगी, तुम बैठो मेरे पास और चाय पी लो, तुम जाओ ये मोमोज निकाल कर लो और बैठकर खाओ, फिर ठंडे हो जाएंगे ना, फिर अच्छे नहीं लगेंगे। अक्षिता वो मोमोस लेकर अंदर किचन के अंदर चली गई उन्हें प्लेट में निकालने के लिए। स्मिता वही सोफे पर बैठी थी, उसने अक्षिता के जाते ही सोफे से उठकर सामने बड़े से एचडी टीवी के सामने रखी शिवांगी और युवराज की फोटो के पास आई। स्मिता ने उसे उठाकर घूरते हुए कहा, तुम दोनों की वजह से मेरी आधी जिंदगी खराब हो गई, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी साल मैंने जेल में बिता दिए। स्मिता ने वो फोटो जोर से वापस रखा और कहा, क्या चाहा था मैंने तुमसे? उद्धरण चिन्ह डॉट। मैं तो इस शिवांगी के साथ एडजस्ट भी करने को तैयार थी। एपिसोड 189। अक्षिता को हुआ दर्द और अविनाश को थप्पड़। स्मिता ने वापस मुड़कर अक्षिता की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारा घर देख रही थी, यही है ना तुम्हारे ससुर मिस्टर युवराज ओबरॉय, और ये तुम्हारी सास होगी है ना? अक्षिता, नहीं आंटी, ये मेरे सास ससुर नहीं है।
स्मिता हैरानी से, मतलब ये तुम्हारे साथ ससुर नहीं है तो फिर ये दोनों कौन है? उद्धरण चिन्ह। अक्षता, आंटी ये मेरे सास ससुर नहीं, ये मेरे मॉम डैड है। बल्कि आज अगर मेरे असली माँ बाप भी होते ना, वह भी मुझसे इतना प्यार नहीं करते और मोम तो मुझ पर जान छिड़कती है। ये अविनाश के भगवान है तो मेरे भी तो भगवान ही हुए ना। स्मिता ने ऊपर ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम बड़ों का इतना सम्मान करती हो। अच्छा ये सब छोड़ो, जल्दी बैठो और यह मोमोज खत्म करो। अगर तुम्हारे घर में से कोई आ गया और उसने तुम्हें ये खाते हुए देख लिया तो तुम्हें फिर से डांटने लगेंगे। अक्षता, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, वो बस इसलिए डांटने हैं क्योंकि वह मेरी भलाई चाहते हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया ना, तो वह लोग नहीं चाहते कि मुझे यह मेरे होने वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो। वैसे भी जो कुछ खाने का मन करता है वो मॉम घर पर बना देती है मुझे। अक्षता की बातें सुनकर स्मिता उपस्थित तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर से वह शिवांगी को हजार शब्द बुरे भरे बोल रही थी। स्मिता ने अपने मन ही मन से अक्षता से कहा, जिस सास की तुम इतनी तारीफें कर रही हो और जिसे तुम अपना भगवान का रही हो, आज तुम्हारे साथ जो कुछ होने वाला है उसके बाद जब वो तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि सास क्या होती है और माँ क्या होती है। अक्षता, आंटी आप क्या सोच रही हैं? आइए बैठिए, आप मेरे साथ मोमोज खाए। स्मिता एक पल के लिए थोड़ा घबरा गई और उसने कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम ये चाय लेकर आए हो ना मेरे लिए, मैं यही पी लूंगी। फास्ट फूड खाने से मना किया हुआ मुझे, अब तुम मेरी उम्र तो देख ही रही हो, तो 100 तरह की बीमारियां हो जाती है ऐसे में। स्मिता की बात सुनकर अक्षता ने कहा, हाँ आंटी मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। आप बैठकर चाय पीजिए और यह सब ज्यादा तल हुआ खाना नहीं है, आप ये खा सकती हैं। स्मिता और अक्षता बैठ गई और स्मिथ वही रखी चाय पीने लगी। अक्षता ने मोमोज खत्म किए और नौकर को वहां से बर्तन लेकर जाने को कहा। थोड़ी देर बाद स्मिता अक्षता से बातें वगैरह करने के बाद वहां से निकल गई। स्मिता के जाने के बाद अक्षता ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी अच्छी है आंटी, वरना कौन आजकल के जमाने में किसी अनजान के लिए इतना सब करता है। पहले मेरी जान बचाए और अब पता नहीं, लेकिन लगता है जैसे मैं इन्हें बहुत पहले से जानती हूँ। अक्षता तब तो अपने काम में लग गई, लेकिन अभी तक किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। आखिर स्मिता किस बात की बात कर रही थी कि अभी अक्षता के साथ क्या होने वाला है। अभी तक अक्षता एकदम ठीक थी और वो थोड़ा बहुत काम करने के बाद वापस अपने रूम में जाकर आराम करने लगी। दूसरी तरफ युवांशी, करण और शिवांगी जो कि एक बड़े से मॉल से बाहर निकले थे शॉपिंग खत्म करने के बाद। युवांशी ने थके हुए चेहरे से कहा, क्या मॉम आप ही ना, आपको कितना फोर्स किया कि कुछ ले लीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो अपने लिए कुछ लेना ही नहीं है। शिवांगी, हाँ क्योंकि अगर मैं कुछ ले लेती ना तो उसके पैसे करण की जेब से जाते और दामाद से कभी पैसे नहीं लिए जाते समझी। और ना ही दामादों से कोई गिफ्ट लिए जाते हैं। करण, ओके आंटी, अब ऐसी बात है ना तो आगे से मेरे लिए कोई भी चीज आपके घर से नहीं आनी चाहिए। शिवांगी के कदम वहीं रुक गए और उसने थोड़ा उदास चेहरे बनाते हुए कहा, अरे करण बेटा, ऐसी क्या बात हो गई, नाराज क्यों हो रहे हो तुम बच्चा? उद्धरण चिन्ह। करण, अगर यही फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं ना आंटी, तो ये एक तरफ नहीं दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं आपके लिए कभी कोई चीज नहीं लाऊंगा और ना ही आपको मिलेगी, लेकिन आपको भी ना ही मेरे लिए कोई चीज लेकर आनी है और ना ही युवांशी के लिए। एक तरफ तो मुझे अपना बेटा रहती है और दूसरी तरफ ये फॉर्मेलिटी वाली बातें, तो मुझे ये तोहरे लोग पसंद नहीं। असल में करण सिर्फ बातें थोड़ी रूखी करता था, लेकिन इसका मतलब हमेशा सही ही होता था। अब कुछ लोग उसकी बातों का बुरा मान लेते थे और कुछ अच्छे से समझ सकते थे, और शिवांगी शुरू से ही समझदार थी, इसलिए उसने समझा कि करण को उसके कोई गिफ्ट न लेने का बुरा लगा है। शिवांगी ने स्माइल करते हुए कहा, अरे करण बेटा, तुम तो बुरा मान गए, ऐसे माँ की बात का भी कभी बुरा मानते हैं क्या? अच्छा ठीक है, तुम्हें बुरा लगा ना, अभी हमें कुछ और सामान भी तो लेना है, तो तुम्हारा जो दिल करेगा अपनी मर्जी से मुझे लेकर दे देना, अब खुश? करण ने स्माइल की और करण ने कहा,
आंटी आप ही ना पहले बात मान जाया कीजिए, मुझे गुस्सा करने पर मजबूर मत किया कीजिए। अगर आप चाहती हैं ना कि मैं आपका बेटा बनकर रहूं तो आपको भी मेरी माँ बनकर रहना पड़ेगा। अगर ऐसी दामाद और सास वाला रिश्ता लेकर आएंगे बीच में तो फिर यही सब मिलेगा मुझसे। शिवांगी, हाँ मैं समझ गई, अब ज्यादा रौब मत झाड़ो। बच्चे माँ को सुनाते नहीं है, हमेशा माँ ही बच्चों को सुनती ही है। करण, युवांशी और शिवांगी वहां से निकलने वाले थे कि तभी शिवांगी का फोन बजने लगा। शिवांगी ने अपने बैग से अपना फोन निकाला और देखा कि अक्षता का फोन था। शिवांगी ने फोन उठाया और उसके कुछ कहने से पहले ही अक्षता की दर्द भरी आवाज आई। अक्षता ने कहा, मॉम आप कहाँ हैं? मॉम मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज जल्दी घर आ जाओ। शिवांगी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराते हुए अक्षता से कहा, अक्षता बेटा तुम चिंता नहीं करो, हम बस आ रहे हैं। हिम्मत रखो, तुम घर में किसी नौकर को फोन दो बेटा। अक्षता रोते हुए, नहीं मॉम मैं नहीं उठ पा रही, आप प्लीज घर आओ जल्दी। शिवांगी ने अक्षता के आगे बात का कोई जवाब नहीं दिया और फोन भी कट नहीं किया। वो अक्षता को फोन पर ही समझाती रही और करण जल्दी से शिवांगी और युवांशी को लेकर कार में गया। करण खुद ड्राइव करने लगा और कार इतनी तेज ड्राइव कर रहा था कि युवांशी को भी डर लग रहा था, लेकिन अभी अक्षता की हालत देखकर सभी घबराए हुए थे। शिवांगी अभी भी अक्षता से फोन पर बात कर रही थी। अक्षता बुरी तरह रो रही थी, उसे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था इसलिए। करीब 15 मिनट के बाद शिवांगी, करण और युवांशी अपने घर वाली बिल्डिंग में पहुंचे और वो लोग जल्दी से लिफ्ट में ऊपर के तरफ गए। शिवांगी ने डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाजा खोला और वो लोग जल्दी से अक्षता के कमरे में पहुंचे। जैसे ही वो लोग कमरे में गए उन्होंने देखा कि अक्षता बेड के पास जमीन पर लेटी हुई दर्द से तड़प रही थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हुआ था। शिवांगी जल्दी से उसके पास गई और उसका सिर अपनी गोद पर रखते हुए कहा, बेटा जल्दी उठो, हम तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। देखो माँ आ गई है ना, कुछ नहीं होगा। अक्षता, माँ मुझे प्लीज जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलिए, मुझे दर्द सहा नहीं जा रहा। शिवांगी ने करण से कहा, करण बेटा प्लीज तुम मेरी मदद करो और युवांशी तुम अविनाश को फोन करो। अक्षता ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कोई उन्हें फोन नहीं करेगा। मैंने फोन किया और मेरी बात सुने बिना फोन काट दिया। मुझे नहीं चाहिए वो इंसान। माँ प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए, मुझे मेरे बच्चे की जान बचानी है। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। करण ने शिवांगी की मदद की और दोनों ने अक्षता को उठाया। करण ने अक्षता को गोद में उठाया और उसे नीचे लेकर जाने लगा। वो लोग लिफ्ट से नीचे गए। अक्षता अभी भी दर्द से तड़प रही थी। शिवांगी ने अक्षता को समझाया, अक्षता बेटा कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी नहीं और उसे भी नहीं। बस थोड़ी देर में हम लोग अस्पताल पहुंच जाएंगे। अक्षता को लेकर करण कार में गया। युवांशी भी उनके साथ थी। युवांशी और शिवांगी पीछे वाली सीट पर अक्षता के साथ बैठ गई और युवांशी ने अक्षता को समझाया, भाभी शांत हो जाए, बस हम पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल। करण ने ड्राइव करते हुए फोन निकाला और किसी से फोन पर बात करने लगा। करण ने कहा, हाँ डॉक्टर शुक्ला, हाँ मैं करण सिंघानिया बात कर रहा हूँ। एक इमरजेंसी है, मैं हॉस्पिटल लेकर आ रहा हूँ। वो प्रेग्नेंट है और अभी 4 महीने भी नहीं हुए। जी उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, आप जल्दी सब रेडी कीजिए, मेरे आते ही उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। करीब आधे घंटे में वो हॉस्पिटल में थे। अक्षता को डॉक्टर स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले गए। युवांशी का अक्षता का हाल देखकर बुरा हाल था, वो खुद बहुत घबराई हुई थी। करण ने युवांशी को ऐसे घबराए हुए देखा तो उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ युवांशी, सब ठीक हो जाएगा। युवांशी घबराते हुए करण के गले लग गई और उसने कहा, करण भाभी की हालत कितनी खराब है, मुझे बहुत डर लग रहा है। करण कुछ सोचते हुए, लेकिन युवांशी ये तो सोचने वाली बात है ना कि अचानक उन्हें हुआ क्या, कहीं वो गिर तो नहीं गई थी। युवांशी, जो कुछ भी हुआ हो करण, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। शिवांगी जो वही खड़ी आंखें बंद करके हाथ जोड़कर तब से भगवान से प्रार्थना करे जा रही थी कि अक्षता और उसका बच्चा दोनों ठीक हो। वो अभी बस उन दोनों को ठीक देखना चाहती थी। करण, युवांशी तुमने अविनाश और अंकल को फोन कर दिया ना? उद्धरण चिन्ह।
युवांशी ने पीछे हटते हुए कहा, हाँ मैंने फोन कर दिया था, वो लोग आते ही होंगे। तभी करण ने अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा, काफी टाइम हो गया, आई होप सब ठीक हो। युवांशी भी अब कुछ नहीं बोल रही थी, तभी सामने से अविनाश भागते हुए आया, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत परेशान लग रहा था। अविनाश भागकर शिवांगी के पास आया और कहा, मॉम कहाँ है अक्षता? वो ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट। मुझे उससे मिलना है अभी के अभी। शिवांगी ने गुस्से से अविनाश की तरफ देखा और एक जोरदार थप्पड़ अविनाश के चेहरे पर मार दिया। अविनाश के चेहरा दूसरी तरफ हो गया और उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। अविनाश ने शिवांगी की तरफ देखा और कहा, मॉम आपने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन मेरी गलती क्या है? शिवांगी ने गुस्से से अविनाश का कॉलर पकड़ लिया। तभी युवराज वहां आया और उसने शिवांगी के हाथ से अविनाश को छुड़ाते हुए कहा, शिवांगी क्या कर रही हो? शिवांगी गुस्से से, वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। और तुम्हारा बेटा आज वहीं खड़ा है जहां आज से सालों पहले तुम खड़े थे और अक्षता की जगह में। जब उस बच्ची ने तुम्हें फोन किया था तो तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? उद्धरण चिन्ह। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।